हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी में इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। एनसीईआरटी जो कि न्यू बुक ही है, इसमें हमने हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया है, भूगोल में इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी को कंप्लीट किया है। पॉलिटी की बात की जाए तो पॉलिटी भी लगभग में हो ही चुका है, एक पार्ट और रह चुका है, उसे भी मैं जल्द करवा दूंगी। सामान्य विज्ञान में हमने बायोलॉजी को कंप्लीट कर लिया है, फिजिक्स और केमिस्ट्री रह गया है, इसे भी करवाऊंगी। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इकोनॉमिक्स के प्रश्न को। इसमें टोटल 15 टॉपिक दिए गए हैं, जो कि है अर्थव्यवस्था एक परिचय, आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास, राष्ट्रीय आय, आर्थिक नियोजन, सतत विकास, गरीबी एवं बेरोजगारी आदि, ये सब टॉपिक दिया गया है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोग को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि कोई भी अगर टॉपिक मैं स्टार्ट की हूँ, कोई भी बुक मैं स्टार्ट की हूँ, तो उसे मैं ख़त्म करके ही रहूँगी। इसलिए मैं इसे भी जल्द ही ख़त्म करने वाली हूँ। और इसके साथ आप लोग को बताते चलूँ, सार संग्रह भी चल रहा है, मैंने कल ही उसे स्टार्ट किया है, उसे भी आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं, अर्थव्यवस्था एक परिचय। अर्थव्यवस्था एक परिचय, इकोनॉमी एंड इंट्रोडक्शन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है, बताइएगा। अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का समन्वय। देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का समन्वय, ऑप्शन नंबर सी। साथ साथ आप लोग आंसर देते चलेंगे, मैं उतना आप लोग को टाइम देते चलूंगी। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है या कहा जाता है? यह हो जाएगा एडम स्मिथ को। अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के साथ कृषि तथा सेवाएं क्रियाकलाप संबंध है? यह हो जाएगा क्रमशः प्राथमिक तथा तृतीयक। क्रमशः प्राथमिक तथा तृतीयक किन क्षेत्रों के साथ कृषि तथा सेवाएं? कृषि से संबंधित है प्राथमिक सेक्टर और सेवाएं से संबंधित है तृतीय सेक्टर, ऑप्शन नंबर ए। आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत किन किन तत्वों को सम्मिलित किया जाता है? इसमें सम्मिलित किया जाता है उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और लोक राजस्व को। उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, लोक राजस्व को, ऑप्शन हो जाएंगे उपयुक्त में से सभी। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किन किन आर्थिक मुद्दों को सम्मिलित किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत किन किन आर्थिक मुद्दों को सम्मिलित किया जाता है? यह सम्मिलित किया जाता है राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति एवं अपस्फीति, सरकारी बजट। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बंद अर्थव्यवस्था क्या है? बंद अर्थव्यवस्था क्या है? बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यात होती है और न ही आयात होता है। न ही निर्यात होती है, न ही आयात होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसका एग्जाम्पल अगर याद रखेंगे तो उत्तरी कोरिया जो है बंद अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन किन चीज़ों की आवश्यकता वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए होती है? किन किन चीज़ों की आवश्यकता वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए होती है? क्या होती है? श्रम एवं भूमि की, मानव एवं भौतिक पूंजी की। श्रम, भूमि, पूंजी और श्रमिक की, मानव एवं भौतिक पूंजी की, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीयक क्षेत्र में सम्मिलित है। देखिए, प्राइमरी सेक्टर में संबंधित है कृषि से संबंधित, कृषि, पशुपालन, ये सब। विनिर्माण जो क्षेत्र आता है यह द्वितीयक सेक्टर में आता है। सेवाएं किस में आते हैं? तृतीय सेक्टर में। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? यह सुरक्षा करता है व्यक्ति और राज्य दोनों की। व्यक्ति और राज्य दोनों की। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत आधारित संरचना में निम्नलिखित में से कौन से घटक शामिल थे? औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत आधारित संरचना में निम्नलिखित में से कौन कौन से घटक शामिल थे? तो यह जगह रेल, पतन, जल परिवहन, डाकतार। रेल, पतन, जल परिवहन, डाकतार, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिश्रित अर्थव्यवस्था का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र की विद्यमानता। मिश्रित अर्थव्यवस्था निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र की विद्यमानता। भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी निवेश का सबसे उपयुक्त उदाहरण है? कौन सा मानव पूंजी निवेश का सबसे उपयुक्त उदाहरण है? यह उदाहरण है मानव संसाधनों का अभियंता और डॉक्टर के रूप में परिवर्तित होना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आपूर्ति वक्र की अनुपस्थिति निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है?
आपूर्ति वक्र की अनुपस्थिति निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? तो यह विशेषता है एकाधिकार का। भारत में अधिकांश श्रमिकों का रोजगार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? श्रमिकों का रोजगार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? यह आता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। जानते ही होंगे सर्वाधिक श्रमिक जो है यह कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं, तो कृषि जो है यह प्राथमिक क्षेत्र का ही है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार बनता है? कौन सा सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार बनता है? तो यह बनता है उपयुक्त में से सभी, निरपेक्ष लागत अंतर, अवसर लागत, तुलनात्मक लागत अंतर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? कौन सा विकल्प सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? यह परिभाषित करता है अतिरिक्त उपभोग और अतिरिक्त आय। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो कि अमेरिका में है, इसे नाम से जाना जाता है बाजार अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी। किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? क्या लिए जाते हैं? पूंजीवादी। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के पंचक क्षेत्र का उदाहरण है? कौन अर्थव्यवस्था के पंचक क्षेत्र का उदाहरण है? यह उदाहरण है केंद्रीय मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री की सेवाएं देना। केंद्रीय मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री की सेवाएं देना पंचक क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट है, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उपभोक्ता व्यवहार कंज्यूमर बिहेवियर का अध्ययन किया जाता है, तो यह किया जाता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, यह कथन किसने कहा? अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, यह कथन किसने कहा था? तो यह कहा था अल्फ्रेड मार्शल ने। वस्तु की मांग किसको निर्दिष्ट करती है? वस्तु की मांग डिमांड ऑफ गुड किसको निर्दिष्ट करती है? तो यह करती है किसी विशिष्ट समयावधि के दौरान किसी निश्चित कीमत पर मांगा गया परिमाण। किसी विशेष समयावधि के दौरान किसी निश्चित कीमत पर मांगा गया परिमाण। यह सत्य हुआ कि भारत को परिभाषित किया जाए। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। भारत में श्रमिक वर्ग की अधिकता है, इसलिए एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में इसे हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है। वर्णित की जा सकती है एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? तो भारत जो है यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका में देखने को मिलेगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था इसका एग्जाम्पल रूस मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला टॉपिक है टॉपिक नंबर 2, आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने के लिए दिया गया है आर्थिक विकास से संरचनात्मक परिवर्तन होता है। आर्थिक समृद्धि सकल घरेलू उत्पाद, संपोषणीय विकास, पर्यावरण, जीवन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4, 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, आर्थिक समृद्धि का मुख्य तत्व है। आर्थिक समृद्धि का इकोनॉमिक ग्रोथ का मुख्य तत्व है। इसका मुख्य तत्व क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, जैसे कि पूंजी निर्माण, प्रौद्योगिकी प्रगति, जनसंख्या। आर्थिक समृद्धि का इकोनॉमिक ग्रोथ का मुख्य तत्व है। नेक्स्ट है, भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? यह हो जाएगा आर्थिक विकास के लिए। आर्थिक विकास की अवधारणा मुख्य रूप से संबंधित है। यह हो जाएगा विकासशील देशों से। निम्नलिखित में से किसके द्वारा विश्व खुशहाली रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? यह जारी की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है? किस संस्था के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है, तो इसका प्रकाशन किया जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र
विकास कार्यक्रम के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कारक आर्थिक समृद्धि के मापक के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? कौन सा कारक आर्थिक समृद्धि के मापक के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो यह शामिल नहीं किया जाता है बहुआमी गरीबी सूचकांक, जबकि सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय को शामिल किया जाता है। आर्थिक विकास दर किस पंचवर्षीय योजना के दौरान सर्वाधिक रही थी? आर्थिक विकास दर किस पंचवर्षीय योजना के दौरान सर्वाधिक रही थी? तो यह रही थी 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लिया गया है रूस के संविधान से। यूएनए द्वारा सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों MDGs 2015 के स्थान पर अपनाए गए धारणीय विकास लक्ष्यों का उद्देश्य किस वर्ष तक 17 लक्ष्यों को प्राप्त करना है? यह प्राप्त करना है वर्ष 2030 तक। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का तत्व नहीं है? कौन सा मानव विकास सूचकांक का तत्व नहीं है? तो यह हो जाएगा निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या को मानव विकास सूचकांक का तत्व नहीं माना गया है, जबकि शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय को माना गया है, मानव विकास सूचकांक का तत्व माना गया है, जबकि निर्धनता रेखा से नीचे लोगों को नहीं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? इसे रखा गया है मध्यम मानव विकास श्रेणी में। मध्यम मानव विकास श्रेणी में ऑप्शन नंबर सी। भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि का अर्थ है GDP में निरंतर वृद्धि। भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि का अर्थ है GDP में निरंतर वृद्धि। ट्रेजरी ऑफ कॉमन्स क्या है? ट्रेजरी ऑफ कॉमन्स क्या है? क्या हो जाएगा? यह सामूहिक और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के मध्य अंतर्निहित तनाव से उत्पन्न होती है। ट्रेजरी ऑफ कॉमन्स यह सामूहिक और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के मध्य अंतर्निहित तनाव से उत्पन्न होती है। निम्नलिखित संगठनों में से कौन मानव पूंजी सूचकांक जारी करता है? मानव पूंजी सूचकांक जारी करता है, तो जारी करता है कौन? विश्व बैंक। विश्व बैंक के द्वारा मानव पूंजी सूचकांक को जारी किया जाता है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? क्या हो जाएगा? मोरिस डी मोरिस के द्वारा। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2021-22 में भारत का स्थान क्या है? मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान 2021-22 में बताना है। क्या स्थान है? 132वां। हैप्पी प्लेनेट इंडेक्स किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है? हैप्पी प्लेनेट इंडेक्स किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है? क्या जारी किया जाता है? न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन के द्वारा। मानव विकास सूचकांक का घटक है। मानव विकास सूचकांक का घटक क्या है? तो जीवन प्रत्याशा सूचकांक। मानव विकास सूचकांक का घटक है जीवन प्रत्याशा सूचकांक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। भारत सरकार ने $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? भारत सरकार ने $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो यह प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है वर्ष 2024 तक। समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। तो यह आवश्यक हो जाएगा अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की आधिकारिक उपलब्धता। उपरोक्त में से सभी ऑप्शन हो जाएंगे डी, उपरोक्त में से सभी समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। आर्थिक वृद्धि की आधुनिक अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? आर्थिक वृद्धि की आधुनिक अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? यह प्रस्तुत की गई है साइमन कुजनेट्स के द्वारा। नरकर्से के अनुसार अल्प विकास का कारण है अंडर डेवलपमेंट का कारण है। नरकर्से के अनुसार अल्प विकास अंडर डेवलपमेंट का कारण क्या है? यह है बचतों में कमी, ऑप्शन नंबर ए। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत को 146 देशों में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? खुशहाली रिपोर्ट में भारत को प्राप्त हुआ है, बताइएगा 136वां। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? यह राज्य है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसे तृतीय पीढ़ी के आर्थिक सुधारों के अंतर्गत शामिल किया जाता है? किसे तृतीय पीढ़ी के आर्थिक सुधारों के अंतर्गत शामिल किया जाता है? यह शामिल किया जाता है कर सुधार को। लेगाटम समृद्धि सूचकांक के घटकों में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है?
अर्थव्यवस्था की गुणवत्ता, बाजार पहुंच एवं अवसंरचना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामाजिक पूंजी, उपयुक्त में से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम है, चलिए इसे भी मजे से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 3 है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय आय से अभिप्राय है। राष्ट्रीय आय से क्या अभिप्राय है? साधन लागत व निवल राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय आय से अभिप्राय क्या है? तो साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद से। साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद से। ऑप्शन नंबर ए। यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगने हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगा? यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगा? तो अपरिवर्तित रहेगी। अपरिवर्तित रहेगी। इकोनॉमिक्स थोड़ा हार्ड रहता है, इसलिए मैं थोड़ा स्लोली चल रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि सैद्धांतिक रूप से आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किस एक को साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता है? यदि सैद्धांतिक रूप से आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किस एक को साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता है? तो नहीं रखा जाता है उसे देखते हैं। तो सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि, जबकि विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि, इसी को नहीं रखा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर है। यह विचार कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए। यह विचार कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए, यह कथन किसका है? यह वक्तव्य किसने दिया था? यह दिया था अमर्त्य सेन द्वारा। अमर्त्य सेन के द्वारा। किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय, किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद गणना करने की विधि नहीं है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी का गणना करने की विधि नहीं है। कौन सा नहीं हो जाएगा? उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि, ये सभी के सभी हैं, जबकि ह्रासमान लागत विधि नहीं है। ह्रासमान लागत विधि नहीं है, जबकि उत्पादन, आय और व्यय विधि शामिल है। निम्न कारणों से सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम है। निम्न कारणों से सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम है। तो यह कम है, कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। कीमतों की तुलना में मजदूरी क्या है? कम है। निम्न कारणों से सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम है, तो इसका राइट आंसर दिया गया है कीमतों की तुलना में मजदूरी क्या है? कम है। सही है, कीमतों की तुलना में मजदूरी क्या है? कम है। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो साइमन कुजनेट्स को कहा जाता है। साइमन कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता कहा जाता है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर, हिंदू ग्रोथ रेट किससे संबंधित है? यह संबंधित है जीडीपी से। किससे है? जीडीपी से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? यह हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति उत्पाद, प्रति व्यक्ति उत्पाद, प्रति व्यक्ति उत्पाद। ऑप्शन नंबर डी। किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है। किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है तो होता है प्रति व्यक्ति आय से। प्रति व्यक्ति आय से। वर्ष 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। गौर करिएगा, 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम किसने अभिनिश्चित किया? किसने अभिनिश्चित किया है? तो दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी, इनकी पुस्तक है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट है, वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? यह अध्यक्ष था पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय से गणना वी.के.आर.वी. राव ने। वी.के.आर.वी. राव ने। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय आय को मापने की विधि नहीं है? राष्ट्रीय आय को मापने की विधि नहीं है तो आय विधि, व्यय विधि, मूल्यवर्धित विधि है, जबकि निवेश विधि नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा।
राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े कौन एकत्रित करता है? भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े कौन एकत्रित करता है? यह एकत्रित करता है कौन? यह हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय का अंग हो सकता है? राष्ट्रीय आय का अंग हो सकता है तो स्वयं अधिकृत घर का आरोपित कर। स्वयं अधिकृत घर का आरोपित कर। किसी देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी। किसी देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि उस देश में पूंजी निर्माण होता है। यदि उस देश में पूंजी निर्माण होता है। गैर मजदूरी आय से अभिप्राय है। गैर मजदूरी आय से अभिप्राय क्या है? यह हो जाएगा किराए से आय, लाभ से आय, ब्याज से आय, उपयुक्त में से सभी। यह सब गैर मजदूरी आय प्राप्त होता है। इसमें मजदूरी नहीं करना पड़ता है। मकान बना दिए, किराया आ रहा है, यह गैर मजदूरी आय है। ब्याज से आ रहा है, किसी को पैसे आपने दे दिया, उसका आप ब्याज ले रहे हैं तो ही गैर मजदूरी में आ जाएगा। लाभ से आय, उपयुक्त में से सभी, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? यह हो जाएगा श्रम की न्यून क्रय क्षमता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है तो श्रम की न्यून क्रय क्षमता, प्रति व्यक्ति कम आय, पूंजी निर्माण की न्यून दर, प्राकृतिक संसाधनों की कमी। प्राकृतिक संसाधनों की कमी जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी प्राप्त किया जाता है। तो यह जगह सकल घरेलू उत्पाद में मूल ह्रास घटा करके, सकल घरेलू उत्पाद में मूल ह्रास को घटा करके एनडीपी को प्राप्त किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस एक का भारत में घरेलू वस्तुओं में सर्वाधिक हिस्सा है? निम्नलिखित में से किस एक का भारत में घरेलू वस्तुओं में सर्वाधिक हिस्सा है? यह हो जाएगा भौतिक परिसंपत्तियों का। भौतिक परिसंपत्तियों का। भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का कारण है, यह है ऊंचा पूंजी उत्पाद अनुपात। ऊंचा पूंजी या उत्पाद अनुपात। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता? राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। मध्यवर्ती वस्तुएं को शामिल करते हैं, अंतरण अदायगी को भी शामिल करते हैं, जबकि स्व उपभोग हेतु उत्पादित वस्तुएं को शामिल नहीं करते हैं। काला धन और अवैध आय को भी शामिल करते हैं। ऑप्शन हो जाएंगे सी। निम्नांकित में से किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, यह हो जाएगा हरियाणा। ऑप्शन के अनुसार हरियाणा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक आय का घटक नहीं है? कौन सा कारक आय का घटक नहीं है? तो हो जाएगा निगम कर। निगम कर जो कि ब्याज, किराया, कर्मचारी क्षतिपूर्ति, यह सब कारक है, निगम कर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, किसी अर्थव्यवस्था में मांग निश्चित रूप से बढ़ेगी यदि, किसी अर्थव्यवस्था में मांग निश्चित रूप से बढ़ेगी यदि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही हो, एक देश की घरेलू धार्मिक सीमा में सम्मिलित होती है। एक देश की घरेलू आर्थिक सीमा में सम्मिलित होती है। कौन सा सही दिया गया है? यह होता है भौगोलिक सीमा, राजनीतिक सीमा, वायुमंडल सीमा और समुद्रिक सीमा। घरेलू आर्थिक सीमा में सम्मिलित होती है भौगोलिक सीमा, राजनीतिक सीमा, वायुमंडल सीमा और समुद्रिक सीमा। ऑप्शन हो जाएंगे डी। व्यक्तिगत आय से व्यक्तिगत प्रयोज्य आय पर पहुंचने का सूत्र है। व्यक्तिगत आय से व्यक्तिगत प्रयोज्य आय पर पहुंचने का सूत्र है, यह हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय माइनस प्रति व्यक्ति कर। ऑप्शन नंबर सी। उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिणामित नहीं हो पाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च पूंजी माइनस उत्पाद अनुपात। ऑप्शन नंबर बी। आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 33 का बताइएगा तब तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवितरित आय। ऑप्शन नंबर डी। पेंशन, किराया, मिश्रित आय को शामिल किया जाता है, जबकि अवितरित आय को शामिल नहीं किया जाता है। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? यह हो जाता है तृतीयक सेक्टर सेवा क्षेत्र। सकल मूल्यवर्धन की अवधारणा को किस वित्तीय वर्ष में प्रारंभ किया गया? सकल मूल्यवर्धन की अवधारणा को किस वर्ष
किस वित्तीय वर्ष में प्रारंभ किया गया? सकल मूल्यवर्धन GVA की अवधारणा को किस वित्तीय वर्ष में प्रारंभ किया गया? क्या प्रारंभ किया गया है? 2015-16 में। 2015-16 में। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक प्रमुख समस्या है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक प्रमुख समस्या है असंगठित क्षेत्र, जबकि अल्प रोजगार, मुद्रास्फीति, अल्प बचत ये सब नहीं है, असंगठित क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यवर्धित शब्द को सही स्पष्ट करता है? मूल्यवर्धित शब्द को, वैल्यू एडिशन को सही स्पष्ट करता है। किसी फर्म का निवल योगदान, किसी फर्म का निवल योगदान, ऑप्शन नंबर ए। भारत में राष्ट्रीय आय मापने का निम्नलिखित में से कौन सा सही आधार वर्ष है? भारत में राष्ट्रीय आय मापने का निम्नलिखित में से कौन सा सही आधार वर्ष है? तो यह हो जाएगा 2011-12। निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय न्यूनतम है? प्रति व्यक्ति वार्षिक आय न्यूनतम है तो यह है अपना बिहार का, अपना बिहार का। भारत में एक वित्त वर्ष होता है, भारत में एक वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर होता है, बताइएगा। तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन एक क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है? बचत में सर्वाधिक योगदान करता है यह हो जाएगा घरेलू क्षेत्र। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यह मनाया जाता है 29 जून को। 29 जून को। आप लोग कमेंट करके बताएंगे विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? जिहाद्रोह का प्रैक्टिस में हमने बताया था। MCA 21 पहल किस मंत्रालय से संबंधित है? यह हो जाएगा कारपोरेट मामलों के मंत्रालय। MCA 21 कारपोरेट मामलों के मंत्रालय से संबंधित है। नेक्स्ट टॉपिक है आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग। आर्थिक नियोजन को देखेंगे। चलिए इस अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, नियोजित विकास मॉडल को भारतवर्ष में कब लागू किया गया? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नियोजित विकास मॉडल को भारतवर्ष में कब लागू किया गया? तो इसे लागू किया गया है 1 अप्रैल 1951 को। 1 अप्रैल 1951 को। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? तो इसकी प्राथमिकता थी कृषि का विकास। कृषि का विकास। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार था 1951 से 1956 तक इसका समय काल है और यह था हैरान डोबर मॉडल पे, जबकि दूसरा महालनोबिस। पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित किया जाता है। पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित किया जाता है तो अनुमोदित किया जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। भारत का नीति आयोग है, 1 जनवरी 2015 को स्थापना किया गया था। यह एक सलाहकारी संस्था है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। भारत में योजना आयोग का सृजन किया गया। भारत में योजना आयोग का सृजन किया गया था तो मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा। मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यह हुई थी मार्च 1950 में। मार्च 1950 में। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ था? क्या गठन किया गया था? 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को। क्वेश्चन नंबर 9, नीति आयोग के अनुसार भारत में नवाचार सूचकांक 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्षस्थ है? भारत में नवाचार सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो यह है कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? कौन सी भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? तो हो जाएगा नीति आयोग। ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। भारत सरकार ने नीति आयोग, जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है, में नीति का पूरा स्वरूप क्या है? नीति का पूरा स्वरूप हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक नियोजन संविधान में किस सूची का विषय है? आर्थिक नियोजन संविधान में किस सूची का विषय है? क्या है? समवर्ती सूची। भारत में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसका मुख्य ध्येय समपोषणीय वृद्धि था? समपोषणीय वृद्धि। यह हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। राष्ट्रीय नियोजन समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? रोलिंग प्लान दिया गया था जी मिडल के द्वारा। जी मिडल के द्वारा। नेक्स्ट है 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था। गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किसने किया था? तो श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। ऑप्शन नंबर डी।
निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? एनडीसी राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? यह होता है भारत का प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री। 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था? 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था? यह बल दिया गया था अधिक, तीव्र एवं ज़्यादा समावेशी समृद्धि पर। अधिक, तीव्र एवं ज़्यादा समावेशी समृद्धि पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक दशक भारतीय नियोजन के इतिहास में रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहलाने योग्य है? भारतीय नियोजन के इतिहास में रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहलाने योग्य है। यह हो जाएगा 1991 से 2000। 1991 से 2000। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को 6 अगस्त 1952 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। प्रमुख बहु रचना के रूप में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें महिला अंश योगदान प्रारंभ की गई थी? महिला अंश योजना प्रारंभ की गई थी। यह प्रारंभ की गई थी 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर के 1979। ध्यान रखेंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना जो था यह इसका जो समय काल था केवल 4 वर्षों का था। 1974 से लेकर के 79 नहीं, इसका जो समय काल है 1974 से लेकर के 78। क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष का ना होकर के 4 वर्ष का था, यह हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मूल उद्देश्य था गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ। भारत की निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसने सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल दिया? भारत के निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसने सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल दिया है? यह हो जाएगा 9वीं पंचवर्षीय योजना। योजना अवकाश की अवधि का संबंध है। योजना अवकाश, इसका अवधि क्या है? इसका अवधि हो जाएगा 1978 से लेकर के 1980। योजना अवकाश प्लान हॉलीडे 1978 से 1980। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर दिया गया है। लेकिन 1978 से 80 नहीं होगा मेरे ख्याल से। योजना अवकाश पूछा जा रहा है तो इसका आंसर होना चाहिए 1966 से 69। 1966 से 69 इसका राइट आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से। आप लोग याद रखिएगा 1966 से 69 ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। राष्ट्रीय विकास परिषद मुख्यतः संबंध है। राष्ट्रीय विकास परिषद मुख्यतः संबंध है। यह संबंधित है भारत में मुख्य विकास योजनाओं के अनुमोदन और मूल्यांकन से। भारत में मुख्य विकास योजनाओं के अनुमोदन और मूल्यांकन से। भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन इसका सही दिया गया है? भारतीय योजना के संबंध में बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योग की स्थापना पर बल दिया। तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया। 1 और 2 क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी? यहाँ से याद रखिएगा एक क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा या फिर बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। बिहार दरोगा के लिए तो आप कन्फर्म ही रहिए। निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी? तो यह मान्यता दी थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना में निरूपित समावेशी विकास निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता? पूंजी बाजार का सशक्तिकरण करना। पूंजी बाजार का सशक्तिकरण करना। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। यही सेम प्रश्न कौटिल्य जीएस बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट में दिया गया था। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था एवं नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए? 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए? तो स्थापित किए गए 8। कितने? 8। भारत में योजना का प्रारंभ वास्तव में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुआ। योजना का प्रारंभ वास्तव में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुआ। भारतीय योजना के वास्तुकार कौन थे? भारतीय योजना के वास्तुकार कौन थे? तो यह थे पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस। ऑप्शन हो जाएंगे डी। भारत में मध्य अर्धशतक में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य था। भारत में मध्य अर्धशतक में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य क्या था? जिसका उद्देश्य था भारी उद्योग की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे। भारी उद्योग की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया।
ऑप्शन हो जाएगा ए। वर्तमान में भारत की योजनाओं के सार्वजनिक व्यय हेतु अधिकतम साधन कहाँ से एकत्रित किए जाते हैं? तो ऋण से। कहाँ से? ऋण से। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988, सर्व शिक्षा अभियान 2001, साक्षर भारत मिशन 2008। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि गलत दिया गया है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में प्रारंभ की गई थी। 36 नंबर मिलान करने के लिए दिया गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसका जो समय काल है 1951 से लेकर के 1956। तृतीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर के 1951 से लेकर के 1956 पहली हो जाएगा। 1956 से लेकर के 1956 से लेकर के कितना तक आ जाएगा? 61 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना। 1961 से लेकर के 1966 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना। सही है, तीसरी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना का काल क्या हो जाएगा? 66 से लेकर के 69 तक कोई पंचवर्षीय योजना नहीं है। 69 से लेकर के 74 तक चौथी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना। और छठी पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर के 1978 तक, यह पाँचवीं पंचवर्षीय योजना है। 2 साल गैप करिए। 1989 80 से लेकर के 85, 1980 से लेकर के 85, यह क्या हो जाएगा? छठी पंचवर्षीय योजना। चलिए मिलाते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तो 1969 से 1974। ऐसे क्रमबद्ध तरीके से भी याद कर लेंगे। छठी पंचवर्षीय योजना यह हो जाएगा 1980 से 85। इस तरह से मिलान कर सकते हैं। पहले कौन आएगा? 1951 से 56 आएगा, उसके बाद 61 से 66 आएगा। उस तरह से भी मिलान कर सकते थे आप लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार पर एक रिपोर्ट जारी की है? यह जारी की है नीति आयोग। योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो इसका प्रकाशन होता है प्रकाशन विभाग द्वारा। प्रकाशन विभाग द्वारा। भारत में अनवरत योजना किस वर्ष में कार्यशील थी? अनवरत योजना 1978-79। ऑप्शन नंबर बी। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक हैं। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो हो जाएगा वी.एस. मिन्हास। वी.एस. मिन्हास। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? नीति आयोग के बारे में कौन सा एक सही नहीं है? इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ऐसा नहीं है। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया। ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता है। जब तक प्रधानमंत्री रहेंगे तब तक नीति आयोग के अध्यक्ष रहेंगे, चाहे वो 5 साल रहे, 10 साल रहे, 12 साल रहे, जितने साल तक रहे। 11वीं पंचवर्षीय योजना के शिक्षा क्षेत्र के लिए विषय वस्तु क्या थी? इसका विषय वस्तु थी अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। भारत में किस पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति वृद्धि दर सर्वाधिक रही? प्रति व्यक्ति वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी, यह रही थी 11वीं पंचवर्षीय योजना में। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता और शून्य विदेशी सहायता घोषित किया गया? इसे घोषित किया गया पाँचवीं या पंचम पंचवर्षीय योजना में। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता और शून्य विदेशी सहायता घोषित किया गया? पंचम। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सतत विकास। सतत विकास। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सतत विकास लक्ष्यों का हिस्सा नहीं है? अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ इसे लाइक कर लें, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और प्लीज़ जहाँ तक हो सके आप लोग शेयर भी किया करें। इतना तो सपोर्ट आप लोग कर ही सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके साथ ही मैं आप लोग को बताते चलूँ कि सार संग्रह भी चल रहा है। अगर सार संग्रह देखना चाहते हैं तो उसे भी देख सकते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सतत विकास लक्ष्यों का हिस्सा नहीं है? कौन नहीं है? सभी के लिए इंटरनेट सेवाओं का प्रावधान, यह है सतत विकास लक्ष्यों का हिस्सा नहीं। जबकि सभी के लिए स्थायी ऊर्जा तक पहुँच, सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्ध, पूर्ण और उत्पादक रोजगार एवं सभ्य कार्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में नेताओं द्वारा सतत विकास लक्ष्यों को किस शहर में अपनाया गया? न्यूयॉर्क। सतत विकास का अर्थ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका संबंध है पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक एवं सामाजिक विकास से। सतत विकास लक्ष्य के 17 लक्ष्यों में कौन सा नहीं है? सतत विकास लक्ष्य के 17 लक्ष्यों में कौन सा नहीं है?
मजबूत लोक प्रशासन नहीं है, लोक प्रशासन मजबूत लोक प्रशासन नहीं है, जबकि गरीबी समाप्ति, भुखमरी समाप्ति, स्वच्छ ऊर्जा। अस्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशील की घटना है? प्राकृतिक साधनों के। निम्नलिखित में से सतत विकास में कौन सा स्तंभ सम्मिलित नहीं है? कौन सा स्तंभ सम्मिलित नहीं है? क्या हो जाएगा? राजनीतिक समानता, जबकि पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक विकास, सामाजिक समानता, यह सब सम्मिलित है। सतत विकास लक्ष्य भारत सरकार 2020-21 किसके द्वारा जारी किया गया? सतत विकास लक्ष्य भारत सरकार 2020-21 किसके द्वारा जारी किया गया? नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन हो जाएंगे सी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसका संबंध सतत पोषणीय विकास की अवधारणा से है? किसका संबंध सतत पोषणीय विकास की अवधारणा से है? जिसका संबंध है संसाधनों के संरक्षण से। संसाधनों के संरक्षण से। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सतत विकास हेतु एजेंडा 2030 के अंतर्गत कितने सतत विकास लक्ष्यों को शामिल किया है? यह शामिल किया है 17। संसाधनों का संतुलित उपयोग करने और भविष्य के लिए उनका संरक्षण करने की आवश्यकता कहलाती है। इसे कहते हैं सतत विकास। सतत विकास। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करता है? यह करता है सतत विकास लक्ष्य 6। सतत विकास लक्ष्य 6। निम्नलिखित में सतत विकास शब्द की उत्पत्ति किस पत्र में हुई थी? सतत विकास शब्द की उत्पत्ति किस पत्र में हुई थी? क्या हुई थी? हमारा साझा भविष्य। ऑप्शन नंबर ए। सतत विकास के प्रमुख रूप से कितने स्तंभ हैं? सतत विकास के प्रमुख रूप से कितने स्तंभ हैं? तो इसका स्तंभ है 3। ऑप्शन नंबर बी। सतत विकास की सर्वप्रथम व्याख्या कहाँ की गई थी? सतत विकास की सर्वप्रथम व्याख्या कहाँ की गई थी? तो यह हो जाएगा ब्रटलैंड आयोग की रिपोर्ट। ब्रटलैंड आयोग की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ गया गरीबी एवं बेरोजगारी। गरीबी एवं बेरोजगारी। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट नंबर है भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है। भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है कैलोरी प्राप्ति से। कैलोरी प्राप्ति से। निम्नलिखित में से लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है। यहाँ से बहुत बिहार दौरा का प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आता है, ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? क्या मापा जाता है? आय की विषमता। आय की विषमता। निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। यह संबंधित है आर नरकस्य से। निम्न में से कौन भारत में राष्ट्रीय आय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए केंद्रक अभिकरण नोडल एजेंसी है? 4 नंबर प्रश्न। इसका राइट आंसर हो जाएगा योजना आयोग। योजना आयोग। निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आंकलन किया जाता है? गरीबी रेखा का आंकलन किया जाता है लकड़वाला समिति। लकड़वाला समिति। भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? यह कमेटी थी हासिम कमेटी। हासिम कमेटी। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? भुखमरी सूचकांक भारत का स्थान है 107वां। 107वां। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करती है। 50% से अधिक निर्धनता इन 4 राज्यों में निवास करती है। कौन सा राज्य है भाई? तो पहला स्थान तो अपना बिहार आएगा, उसके बाद सेकंड स्थान उत्तर प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा उड़ीसा। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है? अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को। ऑप्शन नंबर बी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है गरीबों का खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी आधार पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया? सरकारी आधार पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया या भारत ने? निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? कौन सा माप हो जाएगा? यह हो जाएगा बहुआयामी गरीबी सूचकांक। भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी है। भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी संरचनात्मक बेरोजगारी है। संरचनात्मक बेरोजगारी है। क्वेश्चन नंबर 15। पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? उल्टा यू आकार का।
उल्टा यू आकार का। विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य रियायती ऋण प्रदान करना था समाज के कमजोर वर्ग के लिए। समाज के कमजोर वर्ग के लिए। अटल नवप्रवर्तन इनोवेशन किसके अधीन स्थापित किया जाता है? अटल नवप्रवर्तन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? के अधीन स्थापित किया गया है नीति आयोग के। नीति आयोग के ऑप्शन हो जाएंगे सी। बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि। बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए। भारत गणराज्य के उस प्रदेश का नाम बताएं जहां शिक्षित बेरोजगार का प्रतिशत सर्वाधिक है। शिक्षित तो है लेकिन बेरोजगार का प्रतिशत सर्वाधिक है तो वह है केरल। केरल। निम्नलिखित में से कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है क्या हो जाएगा? बढ़ती निवेश दर, क्योंकि बेरोजगारी, अपर्याप्त समृद्धि, जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर उत्तरदायी है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का समानता अर्थ होता है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। ऑप्शन हो जाएंगे सी। क्वेश्चन नंबर 22। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी लक्षण है मुख्यतः। छिपी हुई बेरोजगारी यह हो जाएगा कृषि क्षेत्र। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी यह हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र का, जो कि कृषि ऐसा क्षेत्र में होता है। ग्रामीण एरिया में वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है। इसे कहा जाता है समान स्थिति बेरोजगारी। समान स्थिति बेरोजगारी। वर्तमान कीमतों पर वर्ष 2022-23 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? वर्तमान कीमतों पर वर्ष 2022-23 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? यह है 1.97 लाख। 1.97 लाख है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तीव्र जनसंख्या वृद्धि, कौशल का अभाव, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, यही क्या है? नहीं है। बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। बाकी सब जनशक्ति नियोजन का अभाव, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, कौशल का अभाव, यह सब बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौसमी बेरोजगारी को परिभाषित करता है? मौसमी बेरोजगारी कृषि वाले क्षेत्र में देखा जाता है जब किसी विशेष फसल मौसम में ही रोजगार प्राप्त हो। जब किसी विशेष फसली मौसम में ही रोजगार प्राप्त हो। गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया। गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया या किया गया ऑस्कर लुइस द्वारा। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 के अनुसार सर्वाधिक गरीबी की संख्या किस देश में है? सर्वाधिक गरीबों की संख्या भारत में है। ऑप्शन नंबर सी। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 के अनुसार सर्वाधिक गरीबों की संख्या कहाँ है? तो भारत में। जनसंख्या इतना है तो गरीबी भी होगा। निम्न में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित रही है? निर्धनता के अनुमानों से संबंधित यह रही है सुरेश तेंदुलकर समिति। गरीबी रेखा में शिक्षा और स्वास्थ्य को भोजन के साथ शामिल करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? गरीबी रेखा में शिक्षा और स्वास्थ्य को भोजन के साथ शामिल करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? क्या दिया था? तेंदुलकर समिति। तेंदुलकर समिति। रंगराजन प्रवृत्ति के अनुसार भारत में वर्ष 2011-12 में सर्वाधिक गरीब राज्यों का प्रतिशत जनसंख्या क्रम है। यह है छत्तीसगढ़, मणिपुर, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और झारखंड। रंगराजन प्रवृत्ति के भारत में वर्ष 2011-12 में सर्वाधिक गरीबी राज्यों का क्रम है प्रतिशत में सर्वाधिक छत्तीसगढ़, मणिपुर, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और झारखंड। भारत सरकार पूर्ण गरीबी रेखा को निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्दिष्ट करती है? घरेलू उपभोग। घरेलू उपभोग के आधार पर। सेन सूचकांक का संबंध है। सेन सूचकांक का संबंध है निर्धनता से। भारत में स्वतंत्रता से पहले निम्नलिखित में से किसने निर्धनता की अवधारणा पर विचार किया था? भारत में स्वतंत्रता से पहले निम्नलिखित में से किसने निर्धनता की अवधारणा पर विचार किया था? यह हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। व्यक्ति गणना अनुपात विधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? व्यक्ति गणना अनुपात विधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह जगह निर्धनता रेखा से नीचे के जनानुपात से। निर्धनता रेखा से नीचे के जनानुपात से। निम्नलिखित समितियों में से किस समिति ने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है? यह हो जाएगा अलग समिति। अलग समिति। ऑप्शन नंबर ए। भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण का आधार है उपभोग आंकड़ा। भारत में गरीबी को मापने से संबंधित समितियों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर सी। इसे देख लीजिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है।
इसका डेट आप लोग देख लीजिएगा, मुझे याद नहीं है अभी। निम्नलिखित में से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सहायता समूह के विचार को दिया था? किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सहायता समूह के विचार को दिया था? यह विचार दिया था मोहम्मद यूनुस। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की ओर प्रवासन या पलायन का निम्न प्रमुख कारण है। गांव में बेरोजगारी का उच्च स्तर, ऑप्शन नंबर बी। गिनी गुणांक का संबंध है, इसका संबंध आर्थिक विषमता से। निम्नलिखित में से कौन बेरोजगारी तथा वास्तविक जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है? कौन बेरोजगारी तथा वास्तविक जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है? क्या दर्शाता है? ओकुन का नियम, ऑप्शन हो जाएंगे ए। निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी? किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी? यह की थी वर्ष 1995 में, ऑप्शन नंबर बी। प्रत्यक्ष निर्धनता निवारण कार्यक्रम का लाभ प्रायः किस वर्ग को प्राप्त होता है? प्रत्यक्ष निर्धनता निवारण कार्यक्रम का लाभ प्रायः किस वर्ग को प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? गैर निर्धन वर्ग, ऑप्शन नंबर ए। भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? तय हो जाएगा पारिवारिक उपभोग व्यय, ऑप्शन हो जाएंगे केवल 3, पारिवारिक उपभोग व्यय। नेक्स्ट टॉपिक है रोजगार एवं कल्याण योजनाएं। स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य है। स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है बताइएगा? स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना। अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन नंबर ए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के अनुसार भारत में स्वास्थ्य देखभाल का मुख्य स्रोत चिकित्सा का निजी क्षेत्र है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के अनुसार भारत में स्वास्थ्य देखभाल का मुख्य स्रोत चिकित्सा का निजी क्षेत्र है। यह शहरी क्षेत्र का 52% कुटुंबों का, शहरी क्षेत्र के 52% कुटुंबों का। कौशल विकास पहल क्रियाशील हुई है, यह हुई है मई 2007 में। सौभाग्य योजना संबंधित है। तो गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों को मुफ्त बिजली के प्रावधान से, सौभाग्य योजना है जो संबंधित है। तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में वित्तीय सहयोग प्रदान करने वाला संगठन है। तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में वित्तीय सहयोग प्रदान करने वाला संगठन है। यह संगठन कौन सा है? तो IFAD। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत में किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? पानीपत से प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी यह बताना है। तो जनवरी 2015 में, ऑप्शन नंबर डी। ट्राइसेम एक कार्यक्रम है ग्रामीण विकास का। प्रधानमंत्री जनधन योजना निम्नलिखित में से किसके लिए प्रारंभ की गई है? प्रधानमंत्री जनधन योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोत्साहित करने के लिए। निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है? पहल को। निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए। इन योजनाओं को लागू करने का सही कालानुक्रम क्या है? इसका राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर डी। इसे आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में सत्य नहीं है? कौन सा कथन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में सही नहीं है? यह एक निजी दुर्घटना प्रतिपूर्ति योजना है। यह 18 से 50 वर्ष के मध्य किसी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। यह क्या है? गलत दिया गया है। यह 18 से 70 वर्ष के मध्य किसी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। यह सही है। वार्षिक बीमा किस्त की देय राशि 20 रुपये है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत नहीं आता? कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत नहीं आता? तो नहीं आता है ग्रामीण उद्योग। महिलाओं को पारंपरिक और अपारंपरिक व्यवसायों में प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करवाने वाली योजना का नाम है, इस योजना का नाम है स्वावलंबन। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस राज्य ने युवतियों के लिए भाग्यश्री योजना को प्रारंभ किया है? किस राज्य ने युवतियों के लिए भाग्यश्री योजना को प्रारंभ किया है? क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र।
निम्न में से कौन महिलाओं के लिए आय उत्पादक कार्यक्रम नहीं है? कौन महिलाओं के लिए आय उत्पादक कार्यक्रम नहीं है? एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम, जबकि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्र महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, ये सब शामिल है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एक हिस्सा है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एक हिस्सा है। यह हिस्सा है भारत निर्माण का। भारत निर्माण का। नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया? नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया? 2 अक्टूबर 2009 को। 2 अक्टूबर 2009 को। संगम योजना निम्नलिखित में से किससे जुड़ी है? संगम योजना किससे जुड़ी है? विकलांगों का विकास से। विकलांगों का विकास से। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या उपलब्ध करना है? मूलभूत ग्रामीण आवश्यकताएं। मूलभूत ग्रामीण आवश्यकताएं। निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य है। निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य है, यह हो जाएगा शौच स्वच्छता। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम रोजगार से संबंधित नहीं है? कौन सा कार्यक्रम रोजगार से संबंधित नहीं है? RMSA रोजगार से संबंधित है, जबकि NRLM, स्टेप, मनरेगा यह सब जो है संबंधित हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करिए। 22 नंबर प्रश्न मिलान कीजिएगा। अधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम। अधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम 1976। समन्वित बाल विकास योजना 1975। समन्वित बाल विकास योजना 1975 में प्रारंभ की गई। राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1983 में प्रारंभ की गई। राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1983। साक्षर भारत मिशन उधर 2008 दिया गया था ना, 2008 नहीं होगा, 2009। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम 1976। समन्वित बाल विकास योजना 1975। राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1983। साक्षर भारत मिशन 2009। आश्रय बीमा योजना का उद्देश्य है। आश्रय बीमा योजना का उद्देश्य क्या है? तो ऐसे कामगारों को जो बेरोजगार हो गए हो सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना। आश्रय बीमा योजना का उद्देश्य ऐसे कामगारों को जो बेरोजगार हो गए हो सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर डी। आम भारतीय बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। आम भारतीय बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता की रेखा से नीचे रहने वाले सभी भूमिहीन श्रमिकों को। ऑप्शन नंबर बी। प्रधानमंत्री जन धन योजना निम्नलिखित में से किस वित्तीय सेवा तक पहुंच प्रदान करती है? बैंकिंग, बचत एवं जमा खाते। बैंकिंग, बचत एवं जमा खाते। 26 नंबर प्रश्न मिलान करने के लिए। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना यह प्रारंभ की गई थी 1999 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में प्रारंभ की गई थी। 1999। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना यह हो जाएगा 1997। जवाहर रोजगार योजना। जवाहर रोजगार योजना 1989। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी 3124। 3124 एक बार फिर से मिलान करने का प्रयास आप लोग करेंगे। निम्नांकित में भारतीय सरकार के रोजगार सृजन तथा गरीबी निवारण कार्यक्रम में कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है? राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष जो है सही नहीं है, जबकि भारतीय सरकार रोजगार सृजन तथा गरीबी निवारण कार्यक्रम में शामिल है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। ऑप्शन हो जाएंगे डी। ऑप्शन हो जाएंगे डी। राजीव आवास योजना का लक्ष्य है। राजीव आवास योजना का लक्ष्य मलिन बस्ती मुक्त भारत। मलिन बस्ती मुक्त भारत। केंद्र सरकार ने बालिका शिशु के लिए जो योजना जारी की है उसका नाम है। केंद्र सरकार ने बालिका शिशु के लिए जो योजना जारी की है उसका नाम है धन लक्ष्मी। जॉन मेनार्ड केन्स के अनुसार रोजगार निर्भर करता है। जॉन मेनार्ड केन्स के अनुसार रोजगार निर्भर करता है, यह निर्भर करता है प्रभावी मांग पर। भारत में अक्षय पात्र फाउंडेशन संबंधित है। भारत में अक्षय पात्र फाउंडेशन संबंधित है। ऑप्शन हो जाएंगे ए। प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन से। प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन से। ऑप्शन नंबर ए। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन किसने किया था? ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन किसने किया था? क्या किया था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। भारत सरकार ने वर्ष 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्विक घोषित किया था। अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा? निर्यात क्षेत्र। ऑप्शन हो जाएंगे डी। निर्यात क्षेत्र। अटल
नवोन्मेष मिशन किस विभाग की प्रमुख पहल है? यह पहल है नीति आयोग। निधि कार्यक्रम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? निधि कार्यक्रम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? निधि कार्यक्रम छात्रों के लिए स्टार्टअप हेतु प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य 20 छात्रों को स्टार्टअप हेतु प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ऑप्शन हो जाएंगे सी 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है? मनरेगा से किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य किसी भी परिवार के 100 दिनों के लिए काम दिया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी कार्यक्रम अन्य रोजगार कार्यक्रमों से पृथक है क्योंकि राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी कार्यक्रम अन्य रोजगार कार्यक्रमों में पृथक है क्योंकि यह शहरी क्षेत्रों में भी लागू है। यह वित्तीय वर्ष में 200 दिन के रोजगार की गारंटी है। 200 दिन, एक बार आप लोग कंफर्म कर लेंगे, मुझे लगता है कि 100 दिन, शायद मैं गलत हूँ या फिर ये सही है, देखने के बाद कन्फ्यूजन होता ही है। और यह रोजगार के आवेदन में 1 महीने में रोजगार देना होता है। यह रोजगार की एक योजना न होकर कानूनी व्यवस्था है। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसका राइट आंसर दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, लेकिन आप लोग इसका राइट आंसर बताएंगे। मुझे लगता है कि 100 दिन का रोजगार की गारंटी देता है। एक बार आप लोग इसे कंफर्म कर लेंगे। चलिए, इसमें टोटल जो प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं 15 दिए गए हैं। 2 पार्ट करके इसे ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगर ये सही लगा है तो इसे लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करके बताएं और इसे शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट टॉपिक में मुद्रा बाजार एवं बैंकिंग प्रणाली को देखने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।